नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु की राजनीति के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्ना द्रमुक जिसको बोलते हैं हम लोग, एआईएडीएमके के बीच का जो अलायंस था, जो गठबंधन था, वो टूट गया है। और एक ऐसी चीज देखने को मिल रही है कि दोनों पार्टीज, बीजेपी भी और एआईएडीएमके भी, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो दुखी कौन है, तो महाराष्ट्र की एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट, जो खुश है कि देखो हमारे बाद या अकाली दल के बाद अभी एआईएडीएमके ने भी बीजेपी को छोड़ दिया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ है भानुचंदर। भानु, वेलकम टू द शो। आप नमस्कार। किस तरह ये जो गठबंधन टूटने की चीज है, भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका पहला कमेंट क्या रहेगा? पहला कमेंट यह है कि हमें मालूम था कि ये नेगोशिएशंस बीजेपी और एडीएम के बीच जो चल रहा था वो ठीक से नहीं हो पा रहा था, पर ये टाइमिंग ऑफ अनाउंसमेंट थोड़ा सरप्राइजिंग था। अनाउंस इतना यूजुअली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होगा जो लाइक अनप्लेजेंट होगा, पर ये तोड़ने की बात थोड़ा सरप्राइजिंग लगा मुझे। यानी शादी इतनी जल्दी टूटेगी ऐसे लगता नहीं था। ये झगड़ा चलता रहेगा और बाद में अब 6 महीने बाद, साल बाद ये टूटेगी, यानी चुनाव के पहले ये टूटेगी, ऐसा आपको लग रहा था? नहीं, क्योंकि क्या होता है, यूजुअली एडीएम के बहुत तगड़ा नेगोशिएशन करते हैं और पिछले 2 बार क्या हुआ, 2016 असेंबली इलेक्शंस और 2019 का लोकसभा चुनाव में, ये लोग लास्ट मिनट तक नेगोशिएशन को खींच के छोड़ देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को एक कॉल लेने का मजबूरी होता है। और तमिलनाडु इतना प्रोमिनेंट स्टेट नहीं है बीजेपी के कैलकुलेशंस में, इसलिए लाइक जो ये नेगोशिएशन को खत्म करने का आदेश दे देते हैं और एडीएम के जो सीट देता है हम बीजेपी को, वो लेके चुनाव में उतर देते हैं। इसमें बीजेपी के लिए बहुत नुकसान होता है क्योंकि जो सीट्स उनको चाहिए नहीं मिलती है, बहुत सारे ऐसा होगा। इस बार क्या हुआ, अन्नामलई ने ये सीख लिया, पिछले 2 बार से सीख लिया कि ये यही स्ट्रैटेजी है इनका, ये टाइम के टाइम के हिसाब से खेलते हैं। तो पहले ही ये नेगोशिएशन शुरू कर दिया और ये बीजेपी पहली बार थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके एक गुड कॉप बैड कॉप जो बोलते हैं ना, वो खेल रहे थे। जो अन्नामलई लोकल में बैड कॉप थे, जो अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दे देते थे, और पीछे सेंट्रल लीडरशिप अमित शाह, बीएल संतोष, ये लोग थोड़ा गुड कॉप जैसे एंगेज करते थे। ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा चल रहा था, पर ये नतीजा अभी हुआ है, पर देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन ये सबके केंद्र में, फोकस में अन्नामलई है और ऐसे कहा जा रहा है कि ये अलायंस टूटने का सबसे प्रोमिनेंट वजह है अन्नामलई। उसका एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, उसके पदयात्रा को जो रिस्पांस मिल रहा है, वो एक जगह पे है। और दूसरी जगह पे ऐसे बोला जाता है कि तमिलनाडु का जो कास्ट पॉलिटिक्स है, और उसमें खास करके अन्नामलई और ईपीएस, ई पनीर सेल्वम, दोनों एक ही कास्ट के हैं। तो उससे भी जो वोट उनका है, शायद वो दोनों का एक ही एरिया है, शायद कोयम्बतूर के। तो क्या, कौन सी वजह आपको ज्यादा लगती है इसमें? दोनों वजह है ना। पहला चीज है ये तमिलनाडु का मैप आप देखते हैं, एक टाइप का ट्रायंगल होता है। ये एंड ऑफ ट्रायंगल होता है ना, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु जो केरला के साथ है, कोयम्बतूर एरिया, उसको कोंगू बेल्ट कहते हैं। वो ये कोंगू बेल्ट के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर कम्युनिटी है गौंडर्स, और ये सब एडीएम के ये ईपीएस और बाकी सब मेजर लीडर्स उस एरिया से हैं। हमारे में भी अन्नामलई या वानती श्रीनिवासन, सीपी राधाकृष्णन, सब इस एरिया से। तो ये एरिया की बात है और कास्ट का भी बात है, जैसे आपने बताया। पर मेजर क्या है, अन्नामलई अभी एकमात्र अपोजिशन पार्टी जैसा बिहेव कर रहा था, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये अन्नामलई हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा स्टेटमेंट्स या कुछ ये रैलीज
क्या ये डीएमके फाइल्स नाम के एक रिलीज किया करप्शन डीएमके के अगेंस्ट। सो ऐसा एक्टिव ऑपोजिशन पहली बार एक्टिव ऑपोजिशन स्पेस को अन्नामलई ने कैप्चर कर दिया, और यंग भी है, और आज अभी भी देख रहे हैं कितना भीड़ आ रहा है। और ये टाइमिंग ऐसा है कि अभी अन्नामलई का यात्रा भी वो कोंगू प्रदेश में आ गया, अभी वो कोयम्बतूर एरिया में घूम रहा है। सो ये मोस्टली ये क्या है ना, लाइक ये साइकोलॉजी में एक बोलते हैं कि लाइक फियर इज द बिगेस्ट मोटिव फॉर एनी एक्शन। इसलिए हमारे जो ऑफिस में काम करते हैं बॉस लोग थोड़ा तगड़ा होते हैं, इसलिए कि लाइक आपको थोड़ा डरा के रखें क्योंकि काम करेंगे। तो डर से बहुत चीज होता है। ऐसे ही ये डर गया मेरे ख्याल से, ये एक निर्णय लेने की ओर पुश किया गया, ऐसा बोल सकते हैं। तो लेकिन मुझे ये पूछना है कि इसमें तमिलनाडु में अभी ऑपोजिशन पार्टीज कौन कौन है? एक अगर हम इसमें देखा जाए तो 2 पार्टीज है, डीएमके और एआईडीएमके, और बाकी की भी पार्टीज है, दे रिप्रेजेंट वो द्रविडियन आइडियोलॉजी, द्रविडियन विचारधारा आगे लेके आते हैं। एआईडीएमके उसमें थोड़ा सॉफ्ट है डीएमके के तुलना से, फिर भी वो भी द्रविडियन आइडियोलॉजी आगे लेके आते हैं। और बीजेपी शायद एकमात्र पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस भी अभी इसमें अभी कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा है, लेकिन बीजेपी एकमात्र पार्टी है कि जिसने वो द्रविडियन आइडियोलॉजी को एक तरीके से चैलेंज किया है, जो पूरा उसने ओवरटर्न नहीं किया, फिर भी एक चैलेंज किया है, और एक हिंदुत्व का राजनीति और ये भारतीय संस्कृति के साथ जो जुड़ाव है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिशन है, द्रविडियन पॉलिटिक्स एंड नॉन द्रविडियन पॉलिटिक्स, या इसमें डीएमके और एआईडीएमके ये एक दूसरे के ऑपोजिशन, प्रिंसिपल ऑपोजिशन ये राजनीति में दिखेंगे अभी। तो अने इसके पहले जो हमने एक वीडियो करा तमिलनाडु पॉलिटिक्स के बारे में, लाइक ये चीजों को हमने डिटेल से बात किया। आप शायद उसका लिंक भी नीचे कमेंट्स में डालेंगे, शायद व्यूअर्स कैन गो बैक। जरूर। तो उसमें क्या है ना, लाइक अभी 3 विचारधारा के बारे में बात करते हैं, तो 3 तरह का विचारधारा चल रहा है। पहला ये है द्रविडियन, जो ये डीएमके उसका मेन एक्टर है। तो एडीएमके ये सब जगह पे वो स्पिरिचुअल भी है और द्रविडियन भी है, ऐसा थोड़ा मॉडल टाइप का है। दूसरा है नेशनलिस्ट बीजेपी। तीसरा है तमिल नेशनलिज्म, वो सिर्फ तमिल को एक कंट्री मान के चलने वाले नाम तमिल कच्ची के एनटी के नाम के, वो बहुत आगे बढ़ रहा है। वो अभी पिछले बार असेंबली इलेक्शंस में 7% वोट मिला था उनको, सीमान नाम के। वो एलटीटी के लीडर प्रभाकरन को उसका गुरु मान के चलाने वाले लोग। तो ऐसा आइडियोलॉजी वाइज भी ऐसा है। पर एक डिटेल कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि द्रविडियन आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि जयललिता भी द्रविडियन है, करुणानिधि भी द्रविडियन है, अन्नादुरई भी द्रविडियन है, एमजीआर भी द्रविडियन है, पर इन तीनों में कुछ भी सेमनेस नहीं है। तो ये कई कमेंटेटर्स मानते हैं कि द्रविडियन नाम ही फेक है, द्रविडियन आइडियोलॉजी नाम के कुछ भी नहीं है। उस टाइम का जो इनकमेंट है उसके ऑपोजिशन जो करता है वो खुद को द्रविडियन मानता है। पहले जो इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस का राज था, कामराज थे चीफ मिनिस्टर, वो नेशनलिस्ट थे, वो कांग्रेस के नेशनलिस्ट से आए थे। तो उनको अपोज करने के लिए एक विचारधारा पैदा करना है, उसको द्रविडियन रख के चले आए थे। उसके बाद स्प्लिट हुआ, दोनों एडीएमके डीएमके खुद को द्रविडियन मानते थे। तो इसमें डीप लॉजिक नहीं है, वो वही करना चाहता था। यानी इसका मतलब है, जो महाराष्ट्र में मराठी में एक कहावत है जिसको कहा जाता है कि तोता मरा हुआ है लेकिन कोई रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे, सब लोग उसको देख रहे हैं कि ये जिंदा है। वैसे द्रविडियन आइडियोलॉजी का जो एक पैरट है वो अभी उसका रिलेवेंस नहीं रहा, फिर भी सब स्टेट का पॉलिटिक्स ऐसे दिखता है कि वो द्रविडियन आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। लेकिन वो अच्छी बात है कि ये चुनाव में वो पोस्ट द्रविडियन एक एटलीस्ट कोई तो पार्टी आएगा, या नेशनलिज्म पे ऊपर पार्टी आएगा, या फिर तमिल नेशनलिज्म के ऊपर और ज्यादा क्लैरिटी पॉलिटिक्स में आएगा। तो एक छोटा सा चीज है, मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एडीएमके के पूर्व चीफ मिनिस्टर जयललिता ब्राह्मण है, ओके। तो एक पार्टी जो जिसका आइडियोलॉजी द्रविडियनिज्म है, तो ऐसे लीडर को नहीं मान सकते है ना। तो यही है, तो ये बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। इसमें हम जैसे एनालिस्ट ढूंढते हैं विचारधारा आइडियोलॉजी, पर इतना तो तगड़ा आइडियोलॉजी नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स। तो इसमें लेकिन एक कहा जाता है कि ये जो अलायंस टूटा उसका जो वजह बताया जा रहा है, वो एआईडीएमके कह रहा है कि हम ये अलायंस तोड़ रहे हैं क्योंकि अन्नामलाई ने
अन्नादुराई का, ये जो द्रविडियन आइडियोलॉग है, एआईडीएम के जो आइडियोलॉग है, उनके अन्नादुराई का इंसल्ट किया है, उनको हिंदुओं के खिलाफ बोला है। तो क्या ये सही वजह है या ये सिर्फ दिखाने के लिए एक आगे किया जा रहा है? ओके, सी ये किसी भी वजह ढूंढ सकते थे, पर ये आ गया ऐसा, ठीक है। तो क्या है, अभी 6 महीने बाकी है, मोटा मोटा 6 महीने बाकी है चुनाव के लिए। तो अभी एडीएमके के लिए नया अलायंस ढूंढना है, तो उसके लिए टाइम चाहिए। दूसरा है, एडीएमके के ऊपर भी बहुत सारे करप्शन चार्जेस है, तो अभी करप्शन चार्जेस शुरू करके कहीं तक लेके जाने में टाइम लगेगा ना, तो अभी 6 महीने में नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोच है एडीएमके का। इसकी वजह से एडीएमके ने ऐसा निर्णय लिया है। तो देखेंगे आगे आगे क्या होता है। पर ये अन्नादुराई वाला जो स्टेटमेंट है, उसका बहुत लंबा हिस्ट्री है। वहां पे लाइक बहुत नेशनलिस्टिक एक लीडर थे, मुत्तुरामलिंग तेवर नाम के, आप सुने होंगे। पर जब सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए शुरू किया था, पहले सोल्जर्स यहाँ से चले। उनका एक कहावत है कि एक आंख देश होना चाहिए, दूसरा आंख धर्म होना चाहिए। तो ऐसे बहुत महान, वो बहुत प्रभावी लीडर है। तो वो स्पिरिचुअल आदमी है। वो एक उनका कार्यक्रम में अन्नादुराई ने आके कुछ एथियस्ट कमेंट करा है, ऐसा न्यूज़पेपर भी दिया है। उसको अन्नामलई ने बताया उसके इंसिडेंट के बारे में, तो उसको पकड़ लिया इन लोगों ने। पर मेरे ख्याल से शायद ईपीएस ने निर्णय पहले ले लिया, वजह ढूंढ रहा था, कुछ वजह तो इसको मिल गया। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये जो बीजेपी की रणनीति है, ये 2024 के लिए है या 2029 के लिए, या फिर मे बी स्टेट इलेक्शन के लिए, कि अभी उसमें अगर बीजेपी को कुछ सफलता ना भी मिले, तो जैसे बंगाल में हुआ कि स्लोली बीजेपी ने एक अपना प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी करके जगह बना लिया, और कम्युनिस्ट जो बंगाल को रूल कर रहे थे इतने साल, उनको साइडलाइन करके बीजेपी ने अपना जगह बना दिया। क्या यही चीज हम तमिलनाडु में देख रहे हैं, या अभी बीजेपी इससे सब दूर है? प्रिंसिपल फाइट होगी वो डीएमके और एआईडीएम के बीच में ही होगी? नहीं, सिर्फ डीएमके और एडीएमके के बीच फाइट नहीं है, क्योंकि एडीएमके अभी स्प्लिट हो चुका है, वो पहले जैसा स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है, वो पहला चीज है। तो सी अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है मेरे ख्याल से, अभी बहुत सारे चीज हो सकता है। फर्स्ट चीज, एडीएमके अगेन वापस बीजेपी के साथ आ सकता है, ओके। तो जो शर्तें लगाएंगे, पर देखना है कैसा होता है। सी दूसरा चीज है, अभी कांग्रेस का क्या, कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है तमिलनाडु में, ओके। बहुत सिनेट, वो क्रिश्चियन मुस्लिम वोट्स का वो मैग्नेट है, और जिस पार्टी के साथ भी जाता है, उस पार्टी को शक्ति देने वाला कांग्रेस है। पर कांग्रेस अभी तक डीएमके के साथ जुड़ा है, ऐसा ही दिख रहा है। पर कांग्रेस का ये लोग कैसे अट्रैक्ट आई मीन एटलीस्ट डायलॉग शुरू करने के लिए सोचेंगे एडीएमके, तो उसका परिणाम क्या होगा वो देखना है। और तीसरा है, ये हो सकता है कि मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट, हम सोच रहे हैं कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट, मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट हो सकता है। वो सिचुएशन में कौन कौन किस अलायंस में है, वो देखना पड़ेगा। अभी लाइक एवरी पॉसिबल इज देयर, सो अभी पता ही नहीं चलेगा कि अल्टीमेटली कौन दल लड़ेंगे। तो मुझे पूछना था, कांग्रेस और एआईडीएमके का कॉम्बिनेशन कैसे दिख सकता है? क्योंकि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को जो 52 सीट्स मिले नेशनल, उसमें केरल के नीचे सबसे ज्यादा सीट्स उनको तमिलनाडु में मिले, और तमिलनाडु में जब तक वो डीएमके के साथ है, तब तक उनके और बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि डीएमके उनको और ज्यादा जगह देगी नहीं। दूसरा चीज है कि जो डीएमके का जो स्ट्रॉन्ग एथिस्ट और रैशनलिस्ट व्यू है, वो कांग्रेस को खास करके नॉर्थ इंडिया में डैमेज कर सकता है, जो सनातन वर्सेस ये जो डिबेट चल रहा है उसके ऊपर। तो उस हिसाब से अगर कांग्रेस और एआईडीएमके एक साथ आते हैं, तो कांग्रेस को भी अपना एक्सपेंशन के लिए थोड़ा जगह मिल सकता है, और एआईडीएमके कैन ऑल्सो एकोमोडेट कांग्रेस, और कांग्रेस कैन ऑल्सो एकोमोडेट एआईडीएमके। क्या ये संभावना आपको लगती है? तो पिछले बार इन्होंने 9 सीटें लोकसभा में, कांग्रेस ने 9 सीटें, तमिलनाडु में टोटली 39 है, पौंडीचेरी को लेके 40 सीट्स है। तो 40 में ये इनका और डीएमके अलायंस 39 जीता उसमें, ये डीएमके नहीं जीता। तो इसमें 9 सीटें लड़ी थी कांग्रेस, उसमें 8 जीत गई, ओके। तो कांग्रेस को भी अच्छा बार्गेन मिला, जैसे आप बोल रहे हैं। पर मान लो एडीएमके 15 सीट देने के लिए तैयार है, तो वो सिचुएशन में क्या करेंगे, बट पॉसिबिलिटी कम है। और दूसरा है, एक पार्टी है बीसीके, वो दलित पार्टी है,
तो हम्म। कांग्रेस और बीसी के फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं, क्योंकि दलित तो वो पॉपुलेशन बहुत वणियार स्कैटर्ड है। वणियार समाज की पार्टी है क्या? वो वणियार समाज की पार्टी है बीसी नहीं, या कोई तिरुमावलवन अलग? नाम के एक लीडर है, तिरुमावलवन नाम हाँ, के बीसी के लेकिन का। कौन से कास्ट का? वणियार कास्ट का पार्टी है क्या? कौन सा कास्ट उसमें से? दलित कास्ट है? नहीं 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 नहीं, ये दूसरे दूसरे और है। अ, हम्म। तो सो ये सिचुएशन है, बट देखना है, बट चांसेस कम है जो एडीएमके और कांग्रेस का अलायंस होने का, पर देखेंगे क्या होता है। तो मैं अभी कुछ हमारे दर्शक है उनके भी सवाल मैंने पूछा था कि मैं शो करने वालों को आपका कुछ कमेंट रहेगा, तो कुछ सवाल है और कुछ कमेंट है, मैं दोनों पढ़ता हूँ। तो हम्म। एक राजीव काशीकर है, उन्होंने पूछा है कि डीएमके और एआईडीएमके सेम वोट बैंक के लिए लड़ेंगे या उनमें वोट डिवाइड होकर बीजेपी को फायदा होगा? दूसरा एक कमेंट है अरविंद पाठक, उन्होंने कहा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। अभी डीएमके अभी बीजेपी खुद के बलबूते पे लड़ सकती है, तमिलनाडु की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। और एक कमेंट है नंद कुमार होम्बाळकर जी का, उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में कौन सा भी नेशनल पार्टी अभी अपने बलबूते पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता के नहीं ला सकती है, उसके उसको रीजनल पार्टी के साथ अलायंस करना चाहिए था। और बीजेपी ने ये एआईडीएमके के साथ गठबंधन तोड़ना नहीं चाहिए था। बीजेपी को ज्यादा एम्बिशन, ओवर एम्बिशन हुआ है, उसके वजह से ये हो रहा है और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ऐसे कुछ कमेंट है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ओके, तो पहले क्वेश्चन का सवाल है कि ज्यादा सेम सेम वोट बैंक के लिए भी लड़ते हैं। सो एडीएमके और डीएमके इतने साल से बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो रहा था ना, इसलिए सब सब कम्युनिटीज से, सब रीजन्स में बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है, सबका अच्छा कैंडिडेट्स है। पर हर चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग बदलता रहता है। मान लो ये अभी हम दलित पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, एक और दूसरा पार्टी है पीएमके, वो वन्नियर नाम के एक कम्युनिटी का पार्टी है। तो उनका अभी 1980 से अभी तक 6% वोट सॉलिड है उनका। जो वो एडीएमके के साथ भी लड़े हैं, पहले डीएमके के साथ भी लड़े हैं। वो कैसे लड़ते हैं, वो इतने से बहुत सारे इक्वेशंस है, उसके हिसाब से हर चुनाव अलग होता है, पर लार्जली सेम वोट के लिए लड़ते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम। ओके, वो पहला सवाल है। दूसरा है ये बीजेपी के लिए क्या होगा, अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप विजुअली देखें तो ये बीजेपी डेफिनेटली पहले से अभी आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़ रहा है, उसका ताकत बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं अनामले के रैली से। पर अभी इलेक्टोरली प्रूव नहीं हुआ है, तो अभी इलेक्टोरली जो प्रूव नहीं हुआ है उसके बारे में हम कुछ नहीं बात नहीं सकते। तो अभी बेस्ट ऑप्शन ये होगा जब एडीएमके के साथ अलायंस में बीजेपी को ज्यादा सीट मिलके वो जीत के एक और स्टेप आगे जाए, तो वो बेस्ट बेट हुआ होगा। या फिर ऐसे कहा जाता है, उसमें कितना की है सच है पता नहीं, कि अगर एआईडीएमके के साथ अलायंस नहीं करेगा तो बीजेपी एक रेनबो कोalition बना के और जो छोटा कास्ट पार्टीज या रीजनल पार्टीज है उनको साथ लेके एक पॉलिटिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर सकता है क्या? क्या लगता है? या ये पॉलिटिक्स एक तमिलनाडु के एक पार्ट में ये पॉलिटिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जाम्पल सदर्न तमिलनाडु में ये होगा, पॉलिटिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि बीजेपी का वो जो स्ट्रेंथ है और नाडार कम्युनिटी है जो बीजेपी को पहले वोट किया है, और भी देवर कम्युनिटी के बारे में बात करें, वो एडीएमके के स्प्लिटर फैक्शन में है, ओपीएस का। तो वहां पे सदर्न तमिलनाडु में मल्टीप्लाई होगा। पर ये कोंगू रीजन के बाद, कोंगू रीजन में सेम वोट बैंक के लिए लड़ रहे हैं एडीएमके और बीजेपी। जो अभी क्या होगा, दोनों अलग लड़े तो स्प्लिट होगा, और इसका फायदा शायद डीएमके को होगा। तो ये हम साथ लड़ने में वहां उस एरिया में पर्टिकुलरली फायदा जाता है। एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देवव्रत इनामदार जी ने पूछा है, ये सनातन के ऊपर जो डिबेट हो रहा है उसमें सनातन और द्रविड़ ये जो संघर्ष है उसमें अगस्त्य ऋषि का क्या कुछ संबंध है? क्या आप बता सकते हैं क्या? किसका संबंध है? अगस्ती एक ऋषि हुआ करते थे, अगस्ती, जिन्होंने ये सी को ये पिया था। तो अगस्ती का नाम सुना है या नहीं सुना है? तो ठीक है, हाँ मैंने तो ऋषि का नाम सुना था, लेकिन उसका सनातन धर्म कंट्रोवर्सी के बारे में बताऊंगा। पहले ये जैसे स्टेटमेंट्स के लिए एक
एक वोट बैंक है, वो एक समर्थन है। पहला ये चीज मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं फेंक दिया उदयनिधि स्टालिन ने। ये जो कट्टा द्रविडियन जो मानते हैं लोग, डीएमके के कोर सपोर्टर्स है, वो ये इसको चाहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स को चाहते हैं। दूसरा है ये कांग्रेस का जो रिएक्शन है, मेरे लिए थोड़ा अजीब लगा। तो मैं कांग्रेसी होता, थैंक गॉड नहीं हूं, पर मैं कांग्रेसी होता तो ये अभी जो चुनाव में जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, वहां से लीडर से कंडमनेशन करा सकता था। उसमें क्या होगा, यहाँ तमिलनाडु में भी कांग्रेस का नेगोशिएटिंग पोजीशन अच्छा होगा। तो ये अभी डीएमके से एक्स्ट्रा मांग सकते थे, तो ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। तो कांग्रेस में क्या है, लाइक कांग्रेस और डीएमके में बहुत पॉलिटिसाइज, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनली बहुत रिजिड है। ऐसे फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं, डबल थिंक करते हैं ना, राहुल गांधी क्या सोचेंगे, स्टालिन क्या सोचेंगे, वो ऐसे बात में चक्कर घूम के अच्छा फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं। तो और 3 सवाल है छोटे छोटे, शायद कुछ का यानी कुछ सवाल पहले ही पूछे गए तो वो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाम ये करने के लिए। सुनील मेहता जी ने पूछा है कि एआईडीएमके और डीएमके अंदर से उनका टाई अप है क्या, यानी एक सीक्रेट अलायंस है क्या। दूसरा सवाल है राजेंद्र सेंडेकर, उन्होंने पूछा है कि बीजेपी कितने सीट जीत सकता है तमिलनाडु में। और तीसरा है राघव रामन करके, उनका सवाल है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ अन्नामलाई फैक्टर ऑन एआईडीएमके, और उनके लोकसभा सीट पे क्या इम्पैक्ट होगा। और ये ब्रेकअप का अन्नामलाई के कैंपेन पे, उसका कैंपेन और तेज हो जाएगा, अभी ब्रेकअप है तो कुछ डरने की जरूरत नहीं, या फिर उनका कैंपेन है वैसे ही रहेगा, ऐसे कुछ सवाल है। और एक सवाल है योगेश मेहकर करका कि एआईडीएमके इंडिया अलायंस में जा सकती है क्या। हाँ, इंटरेस्टिंग सवाल है सब। पहले लास्ट में आता हूँ, लास्ट वाला क्वेश्चन पे बहुत चांसेस कम है। तो जैसे हमने पहले शुरू किया ये डिस्कशन को, एडीएमके कांग्रेस अलायंस एडीएमके चाहेगी, पर उसका अल्टीमेटली होना बहुत लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है। बाकी सबका हमने पहले से ये आंसर दिया है। लाइक जो अन्नामलाई का कैंपेन है, अन्नामलाई अभी 50% ऑफ उसका पद यात्रा कंप्लीट हुआ है, अभी चलेगा, वो अभी दौड़ेगा, इसके आगे ही है। पर अल्टीमेटली इसको इलेक्टोरली कितना ट्रांसलेट होगा, वही सवाल है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है यानी कि एडीएमके के स्प्लिट होने के बाद वो 2 लीव्स सिंबल है ना, उनका सिंबल 2 लीव्स है। तो अभी उसमें भी थोड़ा फाइट है अभी, वो जैसे शिवसेना और एनसीपी का जो फाइट है कि किसको सिंबल मिलेगा, वो उनमें भी है एआईडीएमके में भी। तो इसमें क्या हुआ, लाइक ये स्प्लिट होने के बाद फरवरी में ईरोड में एक बाइपोल हुआ था। उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसको फ्रीज नहीं करेंगे, तभी एक ही जो कैंडिडेट है उसको इसमें लड़ने देंगे। ओके, तो अभी ये ईपीएस के फैक्शन ने अज्यूम करा कि ये हमारे साथ है, पर वो अभी 100% फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी ये जयललिता के जाने के बाद इनका सिंबल पे वोट देने वाले लोग बहुत है। जो ईपीएस से कनेक्ट करने के लोग एक होंगे, वो माइनॉरिटी होंगे। जो ट्रेडिशनल 2 लीव्स वोटर्स है वो बहुत ज्यादा है। वो अभी भी एमजीआर के टाइम पे जो कन्वर्ट हुए हैं वो अभी भी 2 लीव्स को देते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो महाराष्ट्र में ऐसे लोगों का ये अनुभव है, जो बाला साहेब ठाकरे के बारे में कहा जाता था, जो राज ठाकरे के बारे में कहा जाता है कि उनके रैलीज को भीड़ बहुत ज्यादा होती है, वो जो भाषण करते हैं वो ट्रेंडिंग रहता है, लेकिन इलेक्टोरली वो शिवसेना भी जब भी जीतने लगी उसके लिए उनको कम से कम 30 साल की, यानी स्टेट असेंबली में या लोकसभा में जीतने के लिए 30 साल का वेट करना पड़ा। एमएलए का भी ऐसे है कि 16-17 साल हो गए, अभी ये असेंबली में उनका एक ही एमएलए है। तो अन्ना मलाई के बारे में जो कहा जाता है कि सब ट्विटर पे, यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग जो पॉलिटिशियंस है, तो मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के बाद या फिर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के बाद अन्नामलाई का नंबर लगता है, यानी ही इज अहेड ऑफ मेनी बीजेपी लीडर्स, इवन चीफ मिनिस्टर्स।
तो ये सिर्फ हवा है या जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे दिख रहा है वो जमीनी लेवल पे भी दिख रहा है, और उसका वो इम्पैक्ट क्या होगा? सी पहले जो बीजेपी का स्थिति था उससे बहुत 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 5 टाइम्स 6 टाइम्स आगे बढ़ चुका है पार्टी। ओके, उसकी वजह से एंथुसियाज्म ज्यादा है। एंड अभी जो ऐसे बता रहा था एडीएम के स्प्लिट के बारे में, सिर्फ बीजेपी ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहा है, और डीएमके में अभी 2 साल में इनका बहुत बेकार सा चक्का चल रहा है, बहुत स्कैंडल्स है, बहुत मिस एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी आप पढ़े होंगे कि एक 1,000 रुपीज कैश ट्रांसफर स्कीम था महिलाओं के लिए जो हाउस वाइफ है, तो उसमें भी सिर्फ 20-30% महिलाओं को मिला, तो बाकी सब जिनको नहीं मिला वो अभी तालुका ऑफिस में बैठे हैं। तो बहुत सारे मिस एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन है। तो इसके अगेंस्ट जो इमोशंस है उसका लाइटनिंग रॉड जैसा बन गया है अन्नामलाई। तो इसमें ये बोल रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल ताकत भी है। ओके, ऐसा नहीं नहीं मान रहा हूँ कि ये सब दिखावा है, ये जो ट्विटर लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं, वो एक पोर्शन होगा, पर असली में बीजेपी का एक रिसर्जेंस हो रहा है, उसका भी परिणाम है। पर अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें वोट शेयर कन्वर्शन, सीट कन्वर्शन इसी में एक्चुअल खेल है, पर वो निर्णय के बाद ही हमें पता चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कितना है। तो वोट शेयर तो, और अभी क्या ना, अभी तक एडीएमके के साथ हमने फाइट किया है, इसलिए हमारा वोट शेयर भी बहुत कम है। इस बार वोट शेयर बढ़ाना है तो भी हमारे लिए और सीट्स लड़ना है, तो ज्यादा सीट्स लड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरे ख्याल से अमित शाह ने 15 सीटें मांगी थी, 15 एडीएमके से। पिछले बार 5 लड़े थे हम, तो इसकी वजह से शायद ये भी एक रीजन है टूटने का। धन्यवाद भानु जी, आज आपने समय दिया। एक समय की मर्यादा होती है, एक तमिलनाडु की राजनीति चलती रहेगी और हम मिलते रहेंगे, लेकिन आज के लिए हम यही रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आपके साथ अवश्य मुलाकात होगी। गुड बाय। थैंक यू।